ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मनी सेंट्रल पर चर्चा शुरू की जाए, आज की सबसे बड़ी खबर बताई जाए कौन सी है जिस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अब तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको तत्काल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आपको यूट्यूब से पहले वहाँ मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जो आपको केवल और केवल मोबाइल ऐप पर मिलेंगे। तो इन एक्सक्लूसिव शोज़ को देखने के लिए आप मनी 9 का ऐप तत्काल डाउनलोड करें। सर, आज के इस शो की सबसे बड़ी खबर कौन सी जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। मनी सेंट्रल में आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की मंदी और उसके असर पर। अमेरिका में मंदी आई है या नहीं आई है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो रही। और एक बड़ा घटनाक्रम जो तेल बाजार से आ रहा है, अचानक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, जिसका दबाव हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा मानसून का अपडेट भी होगा और होंगी कुछ और ज़रूरी खबरें जिन्हें आपको बताएंगे शुभम। उन खबरों के लिए, उन मुद्दों के लिए आज कौन से सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे, इसके लिए आप देखिए ऑन द शो। तो शुरुआत करेंगे, क्या अमेरिका में आ गई मंदी? रुपया क्यों हुआ मजबूत? मंदी के बाद भी क्यों खोल रहा कच्चा तेल? टेक्नोलॉजी कंपनियों का सर्वर क्यों डाउन है? क्या भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लौटने लगे हैं? और असंतुलित मॉनसून के होंगे क्या साइड इफेक्ट? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको आज के मनी सेंट्रल में मिलेंगे। शुरुआत अमेरिका की मंदी से। अमेरिका में जिस आर्थिक मंदी की आशंका जताई जा रही थी, अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था उस मंदी में फंस गई है। लगातार दूसरी तिमाही में अमेरिका की आर्थिक विकास दर निगेटिव रही और तकनीकी तौर पर अमेरिका की इकोनॉमी अब मंदी में है। जून तिमाही के दौरान अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 0.9% रही, जबकि इससे पहले मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव रही थी। लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है तो इसको टेक्निकली आप रिसेशन बोल सकते हैं अमेरिका में। महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक कर्ज लगातार महंगा कर रहा है, जिस वजह से मांग प्रभावित हो रही है और ग्रोथ पर इसकी चोट पड़ी है। सर, तकनीकी तौर पर मंदी आ गई, लेकिन और आंकड़े और आर्थिक संकेत क्या बताते हैं? क्या वाकई अमेरिका मंदी में फंस रहा है, धंस रहा है? अमेरिका की मंदी इस बार कॉम्प्लेक्स और जटिल है और इसमें भी वही स्थिति है शुभम कि वो जाकी रही भावना जैसी। एक समूह है जो अमेरिका में तकनीकी तौर पर मंदी देख रहा है, और अगर आप शास्त्रीय पैमानों पर जाएं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जाएं, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के आधार पर मानते हैं, तो लगातार 2 तिमाहियों में अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिकुड़ती है, तो वहाँ मंदी है। लेकिन इस बार मंदी के जो कुछ आंकड़े हैं वो मिले जुले हैं, और इसलिए एक बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने में अभी थोड़ा और समय लगेगा, यानी पूरी तरह मंदी नहीं आई है। अभी आप कह सकते हैं कि मंदी के पैर पड़ गए हैं, पर पूरी मंदी भीतर नहीं आई है, या शायद मंदी की तरफ अमेरिका खिसक गया है। जो चौंकाने वाली बात और चुनौतीपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावल ने एक दिन पहले ही कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में नहीं है, और अगले ही दिन ये आंकड़े आए जिन्होंने जेरोम पावल के इस बयान से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की। तो अचानक अब ये इस तरीके का मतभेद अमेरिका की मंदी को लेकर क्यों दिख रहा है, इसे हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका असर पूरी दुनिया के बाज़ारों पर और ख़ासतौर से भारत के बाज़ार पर पड़ेगा। क्योंकि अगर अमेरिकी बाज़ार के निवेशक इस बात पर आश्वस्त हो गए कि अमेरिका में मंदी आ गई है, तो दुनिया के बाज़ारों पर में उनका रुख, उनका नज़रिया, उनके निवेश का तौर तरीका बदलेगा। अगर उनको लगेगा कि इतनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बच गई है, तो अपने आप में एक अच्छी खबर होगी, जिसका असर हमें बाज़ार पर दूसरी तरह से दिखाई देगा। 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अमेरिका का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च है, जो इस बात की घोषणा करता है, बताता है कि अमेरिका में आर्थिक विकास दर की परिस्थिति क्या है, जैसे कि भारत में CSO या हमारे लिए आंकड़े लेकर आता है। सबसे 2 महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो पिछली तिमाही में गिरावट आई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, उसमें सबसे बड़ा असर हुआ कंपनियों की इन्वेंट्री का। कंपनीज ने शुरुआत में सप्लाई चेन की क्राइसिस के कारण अमेरिका में बड़ी इन्वेंट्रीज तैयार कर ली थी। उनको ऐसा लग
लग रहा था कि आने वाले समय में मांग आएगी और चाइना और बाकी जगह से सामान नहीं आएगा, और इसलिए उन्होंने इन्वेंट्रीज तैयार कर ली थी। उसके बाद आ गई महंगाई, और महंगाई के कारण अमेरिकी बाजार में अचानक डिमांड टूटना शुरू हुई। इसलिए अगर आप वॉलमार्ट के, रिटेल कंपनियों के सबके एस्टीमेट्स देखें तो सारे एस्टीमेट्स बाजार में प्रॉफिट, मुनाफा और मार्जिन कम होने और मांग कम होने के संदर्भ में थे। इसलिए इस तिमाही में कंपनियों ने अपनी खरीद रोक दी। अमेरिका के सारे बड़े रिटेलर्स ने, सारी बड़ी कंपनियों ने अपनी खरीद कम कर दी। तो उनकी इन्वेंट्रीज के बड़ी होने के कारण और नई खरीद नहीं होने के कारण इस तिमाही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन आया, वो सिकुड़ गई। कंज्यूमर स्पेंडिंग की साइड से अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी बेहतर स्थिति में है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं गई है। पहला संकेत जो मंदी ना होने के पक्ष में जाता है, लेकिन बिजनेस इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अर्थव्यवस्था मंदी में खिसक गई है, यानी वहाँ माइनस में दिखाई देता है। होम बिल्डिंग की दृष्टि से आवासों की मकानों की मांग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अमेरिका में माइनस में चला गया है क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं और आवासों का निर्माण घटा है। इन्वेंट्री के चेंजेस हमने अभी आपको बताया कि कंपनियों के भंडारों में अब कंपनियां जो इन्वेंट्रीज बना रही हैं उनमें डिमांड कम है, इसलिए उन्होंने खरीद कम कर दी है। एक्सपोर्ट्स अच्छे हैं, सरकार की स्पेंडिंग कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है, पूरा रेंज ऑफ इंडिकेटर्स है जिनको हमने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी भी पॉजिटिव है, यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रोजगार अभी भी बढ़ रहे हैं। और इस परिस्थिति में एक बड़ा हिस्सा ये मान रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से बाल बाल बच रही है, किनारे से निकल रही है। अगली तिमाही बहुत मूल्यवान होगी और कीमती होगी, जहां से हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तकनीकी तौर पर अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है या मंदी में पहुंचने की तैयारियां तो शुरू हो ही गई हैं। सर, आज रुपए में, भारतीय रुपए में तेजी देखी गई। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है, फेड जब ब्याज दरें बढ़ाता है तो भारतीय शेयर बाजार में, मुद्रा बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन आज रुपए ने चौंकाया। रुपए ने इसलिए चौंकाया क्योंकि 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है, एक दिन में 50 पैसे की मजबूती आ गई। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ फॉरेक्स मार्केट में क्या चल रहा है? फॉरेक्स मार्केट में कुछ में क्या हो रहा है, इसका एक संकेत शुभ हमने कल अपने मनी सेंट्रल में दिया था, और हमने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक लगभग इस पूरी कोशिश में है कि रुपए की गिरावट को 80 से के पार ना जाने दिया जाए। और पहली बार बाजार में ऐसा हुआ कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के 24 घंटे बाद और अमेरिका में मंदी के आंकड़े आने के बाद भारतीय रुपए में मजबूती आई, और उसकी सीधी वजह अमेरिकी डॉलर की आपूर्ति है जो रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार से कर रहा है। और इसका एक बड़ा संकेत हमें दिखाई पड़ा जो कि काफ़ी चौंकाने वाला था, जो कि रिजर्व बैंक का एक नपतुला जोखिम है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी 50,000 करोड़ के दैनिक लेवल से नीचे पहुंच गई। यानी बैंकिंग सिस्टम में उतना पैसा या उतनी तरलता उपलब्ध नहीं है जो कि एक आरामदेह या कंफर्टेबल स्तर होता है, और इसके कारण शॉर्ट टर्म के जो ब्याज दर हैं उनमें बढ़ोतरी हुई। इसका दबाव हमें लॉन्ग टर्म ब्याज दरों पर दिखाई देगा। ऐसा माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ने करीब $1 बिलियन पर डे के हिसाब से बाजार में पिछले कुछ दिनों में बिकवाली की है, और ये $1 बिलियन पर डे जो बाजार में बेचा जा रहा है वो पूरी तरह डॉलर की मांग को, जो बाजार में डॉलर की मांग उपलब्ध है उसे पूरा करने के लिए दिया जा रहा है, और इसलिए रुपए की कीमत में गिरावट रुकी हुई है। अब ये स्ट्रेटजी सेल्फ डिफीटिंग है, ये स्ट्रेटजी नुकसानदेह है या फायदेमंद है ये मैं वक्त बताएगा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे दबाव देखें, कच्चे तेल की कीमतों को देखें जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, डॉलर की मजबूती देखें जो रिकॉर्ड लेवल पर है, डॉलर इंडेक्स की मजबूती देखें, तो रिजर्व बैंक किस सीमा तक विदेशी मुद्रा भंडार को झोंककर रुपए की गिरावट रोक पाएगा, क्योंकि रुपए की फेयर वैल्यू 80-82 के आसपास मानी जा रही है। और यहाँ से अब एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति शुरू होती है, क्योंकि रुपया बचाने से मुद्रा बाजार में भी और जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के बाजार हैं उसमें भी एक किस्म की असंगति आती है। तो रुपए की मजबूती की वजह आर्थिक बदलाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई बड़े बदलाव नहीं थे, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से छोड़े गए डॉलर हैं जिनके कारण हमें रुपए में मजबूती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल उपचार आप मान सकते हैं गिरते रुपए को बचाने के लिए। ये स्ट्रेटजी सही है नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। गुरुवार को अमेरिका की तरफ से जैसे ही जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी हुए वैसे ही विदेशी बाजार में सोने की कीमतें तेज हो गईं। कॉमेक्स पर अगस्त वायदा गोल्ड का भाव 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर $1765 के करीब पहुंच गया। सबसे ज़्यादा एक्टिव दिसंबर वायदा रहा, इसका भाव $1785 के करीब पहुंच गया। विदेशी बाजार में भाव बढ़े तो इसका असर भारतीय कमोडिटी मार्केट पर भी दिखा। MCX पर गोल्ड का भाव 51,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते भाव 49,703 रुपये था।
यानी कि आप अगर देखें तो 2000 रुपए की ये तेजी बहुत छोटे से अवधि में आ गई। सर, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी या चमक बढ़ने का भी जो रिश्ता है वो अमेरिका की मंदी से है? हाँ शुभम, आमतौर पर इकोनॉमी के भीतर एक बड़ी दिलचस्प परिस्थिति है, और यही इसकी दिलचस्पी या रोमांच है कि आपको सभी पैमाने एक साथ एक तरह से व्यवहार करते नहीं दिखाई देते। सोने की चमक की सबसे बड़ी दुश्मन खुशहाली है, इकोनॉमिक वेलबीइंग है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, सोने की चमक लौटती जाएगी। तो सोने की बिक्री के लिए या सोने की मांग बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया में आर्थिक संकट बार बार आते रहें, मंदियाँ आती रहें, शेयर बाजार टूटते रहें, तो लोग सोना खरीदना शुरू करेंगे। पहली बार अमेरिका में सोने की में मंदी की संभावना या मंदी आने के आंकड़ा आया, और वैसे ही हमने डॉलर की मजबूती के बाद भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी। अभी तक अब डॉलर की मजबूती के कारण, हम मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा करते रहे कि डॉलर की मजबूती के कारण सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर बना हुआ था, क्योंकि डॉलर और सोना परोक्ष रूप से, अनाधिकारिक रूप से पैरिटी में चलते हैं, क्योंकि दुनिया में दो सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, या तो आप सोना खरीदेंगे या डॉलर खरीदेंगे। लेकिन कल मंदी के बाद डॉलर की इंडेक्स की डिमांड में डॉलर 1% कम हुआ, सोने में बढ़ोतरी हमें दिखाई दी, और अमेरिकन ट्रेजरी यील्ड की मजबूती के बीच में भी सोने की खरीद आती दिखाई दी। अब ये तेजी कितनी स्थायी होगी आने वाले समय में हमें ये देखना होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ भी ये भी है कि डॉलर की मजबूती अगर आने वाले समय में लंबे समय तक बढ़ती रही तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज के मार्केट में बड़ी उथल पुथल हमें दिखाई देगी, क्योंकि डॉलर अपनी मजबूती से लगभग बाजार को उस तरफ धकेल रहा है जो हमने 80s में प्लाजा एकॉर्ड के समय देखा था, जबकि डॉलर की करेंसी इतनी मजबूत थी कि दुनिया की बाकी सारे देशों की मुद्राएं दबाव में और गहरे दबाव में आ गई थी। तो हम लगभग उस परिस्थिति की तरफ को बनता हुआ बाजार में देख रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने गुरुवार को अपने जून तिमाही के नतीजे घोषित किए, और कंपनी के इतिहास में पहली बार रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में फैली आर्थिक सुस्ती और टिकटॉक से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से मेटा को रेवेन्यू में लॉस हुआ है। मेटा से पहले अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के तिमाही नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, उम्मीद से खराब रहे। अमेरिकी कंपनियों के खराब तिमाही नतीजों की वजह अमेरिका और दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती को बताया जा रहा है। सर, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अचानक ये सारी तकनीकी कंपनियों को क्या हो गया? तकनीकी कंपनियों को कई तरीके की चीज़ें परेशान कर रही हैं। तकनीकी नैस्डैक सूचकांक में गिरावट है, स्टार्टअप्स का बबल बस्ट होता दिखाई दे रहा है। इस पर हम इस बार के इकोनॉमिका में विस्तार से आपको बताएंगे कि तकनीकी से शेयरों के साथ, तकनीकी बाजार के साथ क्या हो रहा। लेकिन पहले ये समझें कि मेटा यानी फेसबुक के साथ क्या हुआ। मेटा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूरो की गिरावट से, क्योंकि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के रेवेन्यूज़ अलग अलग करेंसीज में होते हैं, वो केवल अमेरिकन अर्थव्यवस्था में भी नहीं होते। तो यूरो में गिरावट और डॉलर की मजबूती के कारण जो करेंसी का मार्केट, जिस पर हमने अभी संकेत दिया, उस करेंसी के मार्केट के कारण ग्लोबल टेक कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है, अलग अलग जोग्राफीज़ में काम करने के कारण। यहाँ तक कि जो आउटगोइंग सीईओ हैं मेटा की, शेरिल सैंडलबर्ग, उन्होंने ये कहा भी कि यूरो का डिक्लाइन हमारे ऊपर भारी पड़ा है। दूसरी चीज़ ये कि मेटा की समस्याएं पिछले दिनों से पहले से भी चल रही हैं। अभी पिछले 2 क्वार्टर में पहले फेसबुक ने या मेटा ने ये बताया था कि उनके डेली एक्टिव यूज़र्स में तेज़ी से गिरावट आई है, यानी लोग फेसबुक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बाद में डाउ, जिसको बोलते हैं डेली एक्टिव यूज़र्स का रेट है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है। लेकिन अभी भी मंथली इस्तेमाल या मासिक रूप से फेसबुक के इस्तेमाल में गिरावट बनी हुई है। तो एक तो ये करेंसी का दबाव था। माइक्रोसॉफ्ट को नुकसान हुआ खासतौर से चाइना के बाजार में और दुनिया के कई बाजारों में पीसी के सेल्स गिरने से। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के जो बाकी बिजनेस हैं, क्लाउड और बाकी बिजनेसेस, वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो जनरल स्लोडाउन दुनिया में दिखाई दे रहा है उसके कारण जो कंप्यूटर हार्डवेयर की मांग, पीसी की सेल्स कम होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट के उस हिस्से में हमें गिरावट दिखाई दी। और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग जो है वो पहली बार लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट हाल के क्वार्टर में काफ़ी लंबे समय बाद माइक्रोसॉफ्ट की कमाई में, आय में हमें गिरावट दिखाई देती है। अमेरिका में मंदी और दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती की वजह से कच्चे तेल के भाव पर दबाव आना चाहिए, ऐसा सीधा रिश्ता बताता है। लेकिन भाव ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। शुक्रवार को नाइमेक्स पर ब्रेंट क्रूड का भाव $109 प्रति बैरल पर देखा गया, जबकि WTI क्रूड का भाव $97 के करीब रहा। कच्चे तेल के उत्पादन और सप्लाई में हाल के दिनों में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसकी वजह से कीमतों पर
सपोर्ट मिल रहा है उसे नीचे स्तर पर। इधर भारत में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ने की वजह से बहुत बड़े वर्ग ने सिलेंडर रिफिल करवाना बंद कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो 2021-22 के दौरान केवल एक साल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर नहीं बदलवाया, नहीं भरवाया। सर, पहला सवाल क्रूड पर। मंदी के बाद भी क्रूड की कीमतों में तेजी दिख रही है, ऐसा क्यों? शुभम, मैं क्रूड का चार्ट अभी देख रहा हूँ। क्रूड के चार्ट में एक दिलचस्प बदलाव हमें दिखाई दे रहा है कि क्रूड में अचानक बुलिश फेज वापस लौटने लगा है। क्रूड में लंबे समय के लिए या मध्यम समय के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के सौदे बिल्ट होना शुरू हो गए हैं। और इसके पीछे के कारण, और ये एक किस्म की असंगति है, पैराडॉक्स है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की संभावना है, उसके बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के सौदे किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो क्रूड के ट्रेडर हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो मान चुके हैं कि जो सेल ऑफ का टाइम था वो निकल चुका है। अब क्रूड में दोबारा वापस यहाँ से चार्ट में तेजी का दौर शुरू हो रहा है। और इसलिए हम WTI भी देखें, ब्रेंट भी देखें और नेचुरल गैस भी देखें, तीनों हाइड्रोकार्बन ईंधन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। ये तो बाजार के चार्ट की तकनीकी स्थिति है। जैसे कि एक मंथ का जो IC ब्रेंट है वो ऑल टाइम हाई, उसका स्प्रेड ऑल टाइम हाई $5 पर बैरल पे आज पहुंच गया। ये IC ब्रेंट के फ्यूचर का संकेत है। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो रही हैं वास्तविक बाजार में। एक तो महत्वपूर्ण बात ये हो रही है कि क्रूड का जो प्रोडक्शन है ओपेक देशों का, उनकी जो बढ़ोतरी है और उनका जो अंडर प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यानी ओपेक के देशों को जितना उत्पादन करना था उसमें उन्होंने उतना उत्पादन नहीं किया, और अब ये कमी 2.8 मिलियन बैरल पर डे के आसपास जून में पहुंच गई है। यानी ओपेक देश जितना उत्पादन कर पा रहे थे और उनसे अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं की गई। इसलिए बाजार में सप्लाई साइड से शॉर्टेजेस पहले से ही बनी हुई थी और बढ़ने की गुंजाइश है। दूसरा, सऊदी अरब की उत्पादन क्षमता को लेकर दुनिया में स्थितियाँ स्पष्ट होने लगी कि सऊदी अरब एक सीमा से अधिक बाजार में उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं करेगा। दूसरी चीज़। तीसरी चीज ये कि बाजार को यह संकेत मिल रहा है कि रूस के कच्चे तेल की कीमतें तय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहमति बन सकती है अमेरिका के दबाव में, क्योंकि दुनिया के हर देश को सस्ता कच्चा तेल चाहिए। और अमेरिका ने दुनिया के तेल आयातकों को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर रूस के कच्चे तेल पर एक कैप लगा दिया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी रुक जाएगी और बाजार में तेल की आपूर्ति भी होती रहेगी। ये तीसरा पहलू है जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में मंदी के बावजूद बढ़ोतरी आ रही। और चौथी और महत्वपूर्ण बात वो जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है, जो शायद हाल फिलहाल की सबसे रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। तो ये 4 प्रमुख चीज़ें हैं। इन चारों प्रमुख चीज़ों ने, यहाँ तक कि लीबिया में उत्पादन बढ़ने के बावजूद, जो कि ओपेक का एक बड़ा सप्लायर है, बाजार ने मंदी की संभावनाओं को किनारे रखते हुए क्रूड ने $106-107 पर बैरल का लेवल दोबारा दिखाना शुरू कर दिया, जो भारतीय बाजार के लिए चिंता की बात है। सर, LPG सिलेंडर का क्या हो रहा है? यहाँ पर लोग क्यों नहीं भरवा रहे हैं? LPG सिलेंडर की खबर अच्छी नहीं है। LPG सिलेंडर का जो आंकड़ा हमारे पास आया, रिफिल का जो हमने बताया, रिफिल में तेज गिरावट है, मतलब लोग दूसरा सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। इसके साथ एक दूसरी चीज़ ये कि ऐसा लग रहा है कि LPG बाजार में शायद सब्सिडी की वापसी होगी, क्योंकि रिफिल की मांग ना होने का अर्थ यह है कि कंपनियों को ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है और सिलेंडर्स की मांग मौजूद नहीं है। जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से LPG की सब्सिडी बजट से बिल्कुल खत्म हो गई थी। पिछले साल 200 करोड़ रुपए सब्सिडी रह गई थी, जो कि कुछ चीज़ों के लिए थी। लेकिन अब ताज़ा जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है उस हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकार से 40,000 करोड़ रुपए के LPG सब्सिडी की मांग की है, जो कंपनियों को अंडर रिकवरी हो रही है, जो कंपनियों को LPG के सिलेंडर पर नुकसान हो रहा है, जबकि LPG के सिलेंडर की कीमत भारत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उसके बाद भी LPG सब्सिडी वापस आने की 40,000 करोड़ की दूसरी छमाही के लिए और अगले साल के लिए 40,000 करोड़ की मांग की है तेल कंपनियों ने LPG की कीमत आर्टिफिशियल रूप से कम रखने के लिए। भारत में LPG की कीमत तय करने के लिए सऊदी अरब के सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। रिफिल की मांग ये बता रही है कि एक बड़ा हिस्सा बाजार में, और ये अच्छी खबर नहीं है कि एक बड़ा हिस्सा सिलेंडर खरीद नहीं पा रहा है और इसलिए वो शायद खाना पकाने के उन पारंपरिक साधनों की तरफ जा रहा है जिनसे उसके स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी नुकसान होने का खतरा है। अब यहाँ LPG का पूरा मसला अचानक उलझ गया है। सरकार इसे सब्सिडी खत्म कर चुकी थी, लगभग समाप्त कर चुकी थी। यहाँ सब्सिडी परोक्ष रूप से तो सब्सिडी वापस लौटी है क्योंकि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। सर, एक छोटा सवाल यहाँ पर विंडफॉल टैक्स पर
और, क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिखी थी सरकार ने विंडफॉल टैक्स घटा लिया था, दोबारा तेजी दिख रही, वापस लौटेगा? सब कुछ वापस लौट रहा है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, सरकारें मान रही, क्योंकि हम लोगों ने भी चर्चा की है कि कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ेंगी तो उसके बाद फिर शायद तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे संकेत हमें शुरुआत में मिले हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर स्पष्ट होगा कि कच्चे तेल की कीमतें कहाँ जाकर स्थिर होती हैं। अब वक्त हो गया है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट आज तैयार की है मनोज कुमार ने आपके लिए। जो अनब्रांडेड पैक पर जीएसटी लगाने का प्रावधान आया, उसके असर क्या हुए, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। नोएडा में रहने वाले अतुल इस बार जब पास की चक्की पर आटा खरीदने पहुंचे तो चक्की वाले ने आटे के भाव 50% बढ़ाकर बताए। अतुल ने जब भाव बढ़ने का सवाल पूछा तो चक्की वाले ने बताया कि 5% जीएसटी लग चुका है। सरकार ने इसी महीने गैर ब्रांडेड पैक्ड प्रोडक्ट्स को 5% जीएसटी स्लैब के दायरे में शामिल किया है और ये टैक्स सिर्फ आटे पर ही नहीं बल्कि दलिया, चावल, दाल के हर उस पैकेट पर चुकाना होगा जिस पर किसी ब्रांड का ठप्पा नहीं लगा है। ब्रांडेड प्रोडक्ट तो पहले से ही जीएसटी के दायरे में है, तो पहले राशन का पुराना बिल निकालिए और चेक कीजिए कि ऐसी कितनी गैर ब्रांडेड पैक्ड आइटम हैं जिन्हें आप खरीदते हैं। आप देखेंगे कि मसाले, पापड़, पोहा, सूजी, बेसन, चना जैसे तमाम प्रोडक्ट हैं जिन पर किसी ब्रांड का ठप्पा नहीं है, लेकिन आप खरीदते हैं और ऐसे सभी प्रोडक्ट्स पर उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स की माने तो 70 से 75% उपभोक्ता गैर ब्रांडेड पैक्ड प्रोडक्ट्स ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के मुकाबले उनकी कीमत कम होती है। लेकिन अब जीएसटी लगने की वजह से ग्राहकों को मिलने वाला ये फायदा कम हो गया है और ग्राहकों के इतने बड़े वर्ग को टैक्स के दायरे में शामिल कर सरकार भी अपनी कमाई बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन नुकसान सिर्फ ग्राहक का ही नहीं बल्कि गैर ब्रांडेड उत्पादों की पैकिंग करने वाली इंडस्ट्री पर भी इसकी मार पड़ेगी। सामान्य तौर पर ब्रांडेड प्रोडक्ट गैर ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले 15 से 20% महंगा होता है, लेकिन 5% जीएसटी की वजह से ये अंतर अब कम हो गया है और अंतर कम होने से उपभोक्ता भी उस पैक को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे जिन पर किसी नामी ब्रांड का ठप्पा लगा हो। हालांकि उपभोक्ता और इंडस्ट्री के लिए बढ़ी चुनौतियों के बावजूद सरकार को फायदा है। इन नई दरों से साल भर में सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स मिलेगा। सरकार ने एक झटका और दिया है। पहले खाद्य तेल के पैकिंग मटेरियल पर इनपुट क्रेडिट का फायदा मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है और व्यापारी उसे वापस मांग रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कहना है कि इनपुट क्रेडिट बंद होने से तेल मिलों का करोड़ों रुपया सरकार के पास जमा हो गया है। कुल मिलाकर जीएसटी में हुए ये बदलाव उपभोक्ता और व्यापारी के लिए भारी पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का खजाना भर रहे हैं। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। महंगाई ने भारतीयों के मासिक बजट को खाना शुरू कर दिया है। अब भारतीय राशन के लिए थोड़ा थोड़ा सामान खरीद रहे हैं, भले ही किराना स्टोर बार बार जाना पड़ रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म कांतार की रिपोर्ट ये बात कह रही है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021-22 के दौरान भारतीय ने किराना स्टोर पर औसतन 142 बार दौरा किया, यानी कि वो वहाँ सामान खरीदने गए और हर दौरे पर औसतन 966 ग्राम सामान खरीद कर लाए, जबकि कोरोना से पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले साल भर में भारतीय 135 बार किराना स्टोर पर जाते थे और 1033 ग्राम सामान लगभग खरीदते थे, यानी 1 किलो से ज़्यादा सामान खरीदते थे। सर, ये बदलाव क्यों आया? ये महत्वपूर्ण बदलाव है शुभम। और जो स्टोरी, जो वीडियो हमने देखा, आपको जो स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी मनोज कुमार की, कि जीएसटी ने कैसे अनब्रांडेड और छोटे पैकेजिंग के उत्पादों पर को टैक्स के दायरे में लाया गया जीएसटी के नए नियमों के तहत, ये शायद बाजार में जो हो रहा बदलाव उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कांतार की रिपोर्ट यही नहीं बताती कि लोग बार बार बाजार जा रहे हैं और कम सामान खरीद कर ला रहे हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लोगों की खपत की आदतों में आ रहा है, जिसे हमें नोटिस करना ज़रूरी है। वो बदलाव ये है कि भारत में अचानक छोटे पैकेजेस की खपत की मांग ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए सरकार शायद उन्हीं को टारगेट कर रही टैक्स लगाने के लिए। जहां आप खपत शुरू करते हैं सरकार वहीं टैक्स लगा देती। कांतार की रिपोर्ट बताती है कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये
कि पैकेजिंग हमारे ओवरऑल कंज्यूमर गुड्स मार्केट में 28% का हिस्सा रखने लगी है। यानी टोटल अगर बाजार को माने तो 100 रुपये का बाजार है, तो उसमें से 28 रुपये का सामान इन पैकेजिंग में बिकता है। और इन स्मॉल पैक्स की सेल पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ी है। यानी लोग अब एक साथ भारी या ज़्यादा सामान थोकमर में खरीदने की क्षमता नहीं रख रहे हैं, वो छोटी छोटी पैकेजिंग खरीद रहे हैं। कांतार ने इसको श्रिंक इन्फ्लेशन कहा है, यानी सिकुड़ महंगाई के कारण लोगों की खरीद की खपत की क्षमता घट गई है। इसे और भीतर जाकर देखें, इसमें कांतार की रिपोर्ट में हिंदुस्तान लीवर के प्रमुख को कोट भी किया गया है कि कंपनियों ने छोटे पैकों में भी सामान को कम करना शुरू कर दिया है महंगाई से बचाने के लिए। मैं उसके आंकड़े भी आगे बताता हूं, पर हिंदुस्तान लीवर ने कहा है कि लेकिन एक सीमा से ज़्यादा आप छोटे पैक में भी कितना सामान कम कर सकते हैं। उनका कहना है, हिंदुस्तान लीवर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कोट किया गया है रितेश तिवारी को, कि हमारे एक सैशे में, हार्लिक्स के सैशे में अगर 1 कप दूध बनता है तो 1 कप दूध भर का तो हार्लिक्स उसमें सैशे में देना पड़ेगा। तो नतीजा ये हुआ, जो ताजे आंकड़े कांतार के बताते हैं वो बता रहे हैं कि जो 5 रुपए के पैक का साइज है बिस्किट और नूडल्स का, वो करीब 6% और 3% सिकुड़ गया है। यानी पैक के साइज में कमी हो गई है। 10 रुपए के पैक का ग्रामेज टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर में 4 और 7% कम हो गया। यानी ग्रामेज में सामान में कमी आई है, उसमें कमी आई है। एफएमसीजी सेक्टर में शुभम 63% कैटेगरीज ऐसी हैं जो 10 रुपए के पैकेज में पे डोमिनेट करती हैं। यानी 63% कैटेगरीज में आपको 10 रुपए की पैकेजिंग बाजार में मिल रही है। और फूड आइटम्स में 100% कैटेगरीज में 10 रुपए के पैकेज उपलब्ध हैं। और ये बड़ा बदलाव है हमारी खपत व्यवस्था में या खपत की आदत में, जो महंगाई लेकर आई है। और जैसे हमने बताया कि 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये ही सबसे बड़ा वर्ग है पैकेजिंग का, जिन्हें लोग कंज्यूम कर रहे हैं। और ये बाजार में करीब 28% का हिस्सा रखते हैं। और देखिए, इसका असर कंपनियों के नतीजों पर भी दिखने लगा। महंगाई की वजह से मासिक बजट में हो रही कटौती का असर देश की एफएमसीजी कंपनियों के मुनाफे पर भी पड़ा है। गुरुवार को नेस्ले ने अपनी तिमाही नतीजे घोषित किए और जून तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ 4% गिर गया। 2022 की पहली छमाही के दौरान भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और घरेलू निवेशकों की खरीदारी की वजह से निफ्टी 500 कंपनियों में एफआईआई-डीआई की हिस्सेदारी का रेशियो कई तिमाही के निचले स्तर पर चला गया है। और इस रेशियो के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार अब विदेशी निवेशकों से फिर से गुलजार हो जाएंगे, यानी कि उनकी खरीदारी फिर से शुरू हो जाएगी। जनवरी से जून 2022 के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 28 अरब डॉलर की बिकवाली की है, जबकि इस दौरान घरेलू निवेशकों ने लगातार खरीदा, यानी कि सिप और म्यूचुअल फंड के जरिए लगातार पैसा बाजार में पहुंचा है। और यही वजह है कि बाजार में कोई तीखी गिरावट नहीं देखी गई इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी। सर, क्या विदेशी निवेशक फिर से बाजार में वापस लौट रहे हैं या अभी कहना जल्दबाजी है? अभी थोड़ा सा कहना जल्दबाजी है, लेकिन एक चीज़ जो बाजार के लिए बेहतर हो रही है वो दिखाई दे रही है कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार कम हुई है। जिस तरह से वो बेच रहे थे, करीब मंथली एवरेज था $5 बिलियन के आसपास, $4.76 बिलियन के आधार पर, हाल के हफ्तों में वो काफ़ी नीचे आ गया है। नई ताज़ी खरीद तो अभी आने में समय लगेगा, क्योंकि नेट लेवल के ऊपर तो अभी भी भारतीय बाजार विदेशी निवेशकों के आधार पर ओवरसोल्ड पोजीशन में है, वो ज़्यादा बेच चुके हैं, उनकी खरीदारी कम है। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय बाजार में स्टॉक्स की कीमत में गिरावट आई और म्यूचुअल फंड्स को, डीआईआईस को बाजार में एंटर करने का मौका मिला। शेयर बाजार में आमतौर पर एक जद्दोजहद शुभम हमेशा चलती रहती है, और वो जद्दोजहद होती है फेयर वैल्यू को समझने की, कि बाजार में किसी स्टॉक्स का फेयर वैल्यू क्या होता है। बाजार में एक चर्चा ये होती है कि शेयर बाजार और ग्रेविटी दोनों के बीच में हमेशा जद्दोजहद चलती है। गुरुत्वाकर्षण बाजार को नीचे खींचता है और बाजार की ताकत उसे ऊपर उठाती है। अंततः बाजार को आकर एक फेयर वैल्यू जोन में सेटल होना होता है, जहां से दोबारा खरीद वापस आ सकती है। तो भारतीय शेयर बाजार में हमें वही जद्दोजहद चलती दिखाई दे रही है। बाजार की ग्रेविटी या ताकत नीचे खींचकर उसे फेयर वैल्यू जोन में ला रही, जहां एक उचित वैल्यू क्या है, और इस पर बहुत सारी चर्चाएं कि किसी स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बाजार में कुछ ताजे घटनाक्रम के कारण, कीमतों में कमी के कारण खरीद वापस आती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी बाजार अभी साइडवेज मूव करेगा। बाजार में कोई बुल रन की संभावना नहीं दिखाई दे रही, बियरिश दबाव की संभावना भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। बाजार अस्थिर रहेगा और उतार चढ़ाव में रहेगा, और ये शायद बाजार जोखिम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, जिस बाजार में आपको साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं।
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा दिखने लगी। यही वजह है कि नीलामी प्रक्रिया आज चौथे दिन भी जारी है। टेलीकॉम कंपनियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्कल में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए ज़्यादा बोलियां लगाती दिखी। इस सर्कल के लिए एयरटेल और जियो ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। सर, छोटे सर्कल्स के लिए इतनी होड़ क्यों है? शुभम, अब 5G की लड़ाई 4G पर आ गई है। दरअसल ये पूरी होड़ 5G स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बेसिकली 4G का स्पेक्ट्रम है। उत्तर प्रदेश ईस्ट का जो सर्किल है या उत्तर प्रदेश पूर्व का जो सर्किल है और इसके अलावा जो बड़े सर्किल हैं, वहाँ अब लड़ाई इन कंपनियों के बीच में 4G के स्पेक्ट्रम में बड़ा हिस्सा लेने की, जो 1800 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पे जो टोटल बिट्स हैं उनमें तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये सब्सक्राइबर्स की बेस के हिसाब से भारत के सबसे बड़े सर्किल्स में से करीब 90 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है। यहाँ पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब बड़े शहरों के उपभोक्ता 5G की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ डेटा की डिमांड बढ़ेगी, डेटा की कंजम्पशन बढ़ेगी, वीडियोस की कंजम्पशन बढ़ेगी, नए तरीके की सूचनाओं की कंजम्पशन बढ़ेगी और यहाँ लोग 4G पर माइग्रेट करना शुरू करेंगे। भारतीय एयरटेल के पास यहाँ हाईएस्ट सब्सक्राइबर बेस है इस समय, करीब 38 मिलियन के आसपास है। उसके बाद रिलायंस 32-33 मिलियन के आसपास है और वोडाफोन 20 मिलियन के आसपास है। तो इस हिसाब से अगर आप देश की तीनों बड़ी कंपनियों को देखें तो उनकी सबसे मजबूत लड़ाई हमको इसी सर्किल में दिखाई देती है। एक के पास 37-38 मिलियन है, दूसरे के पास 32 और वोडाफोन के पास ग्रो करके इनके करीब आने की संभावना दिखाई दे रही। और इसलिए हमको उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्किल में दरअसल 5G नहीं 4G की लड़ाई दिखाई दे रही है 1800 मेगाहर्ट्ज के लिए। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि अंततः यहाँ स्पेक्ट्रम की प्राइस किस लेवल तक जाएगी और इसीलिए स्पेक्ट्रम की बोली और ऑक्शन जो है वो आगे तक बढ़ता जा रहा है। सर, क्या सरकार मोबाइल बाजार में कंपटीशन भी बढ़ाना चाहती है? इसके संकेत मिल रहे हैं। आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बयान भारत के संचार मंत्री की तरफ से आया कि बाजार में नियमों में बदलाव हुआ है और अब यहाँ नए ऑपरेटर्स की संभावना दिखाई देती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि सरकार कोई नई नीति बनाकर ये करेगी कि बाजार में ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए या कंपनियों को खुद आना पड़ेगा। हमने इस महीने की शुरुआत के हिस्सों में अडानी के टेलीकॉम बाजार में आने की संभावनाओं पर तमाम चर्चाएं सुनी थी। हालांकि वो केवल इंटरप्राइज 5G नेटवर्क में आना चाहते थे, फुल फ्लेजेड कंज्यूमर सर्विस में नहीं आना चाहते थे। लेकिन अगर भारत के संचार मंत्री ये कह रहे हैं तो उन्हें इसे नीतिगत तौर पर सामने लाना चाहिए, क्योंकि भारतीय बाजार में आमतौर पर कम से कम हर सर्किल में 3 या 4 ऑपरेटर होना ज़रूरी है। तब सही प्रतिस्पर्धा बन पाएगी, तब सही कीमतें मिल पाएंगी। नहीं तो बाजार आमतौर पर व्यवहारिक रूप से डुओपोली की तरफ बढ़ चुका है, जहाँ 2 ऑपरेटर हैं। पर यह बहुत मुश्किल होता है बाजार में जब तक सरकारें खुद दखल नहीं करेंगी, कानून और नीति नहीं बदलेंगी, अपने आप किसी डुओपोली मार्केट में कोई नया ऑपरेटर हाथ नहीं डालता है, क्योंकि बाजार पहले से स्थापित हो चुका होता है, बेस बन चुका होता है और उनके पास बाजार में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, कर्मचारी, ये सारी पावर डुओपोली कंपनियों या मोनोपोली कंपनियों के पास होती है। देश में इस साल मानसून का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। अधिकतर राज्यों में मानसून की बरसात सामान्य नहीं है। कई राज्यों में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है तो कई राज्य अभी भी बरसात के लिए तरस रहे हैं। हालांकि कम बरसात वाले कुछ राज्यों में पिछले हफ्ते के मुकाबले स्थिति सुधरी जरूर है। उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते तक 68% कम बरसात थी और अब बरसात की कमी 51% है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से बहुत कम बरसात हुई है, लेकिन तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। सर, इस असंतुलित मानसून का साइड इफेक्ट क्या है? इस बार खरीफ की फसल को लेकर काफ़ी चिंताएं गहरी। सरकार खरीफ की फसल के आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं बता रही, लेकिन अब मानसून की अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि दोनों के वितरण को, यानी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, सामान्य से अधिक मानसून और सामान्य से कम मानसून का ये आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको, और इसे फसलों की रोशनी में देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य जहां कॉटन, जहां तिलहन की बड़ी पैदावार होती, वहां इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि वहां फसल के तबाह होने और ख़राब होने का पूरा खतरा है, जैसे हमें दिखाई दे रहा है मोटे अनाजों की दृष्टि से। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में थोड़ी ज़्यादा है पर लगभग ठीक है। और जिन राज्यों से भारत से पैडी की, धान की बड़ी पैदावार आनी है, दाल की बेहतर पैदावार आनी है, वहाँ पर मानसून की या बारिश की कमी है। और इसलिए भारत के पूरा का पूरा कमोडिटी बाजार एक तरह से अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड किए हुए है। उसे समझना में मुश्किल हो रही है कि इस बार खरीफ की फसल फाइनली सोइंग और आउटपुट के बाद ये पूरी तस्वीर
मानसून खत्म होने के बाद क्या आकार लेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की महंगाई के अगले 3-4 महीनों के आकलन के लिए कि जिन क्षेत्रों में मानसून में अतिवृष्टि हुई है, वहाँ कॉटन की फसल है, वहाँ पर तिलहन की फसलें अगर वो खराब हुई हैं तो उसका असर हमें बाजार पर दिखाई देगा। और धान की या गेहूँ की और अनाजों की कीमतों में तो बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है, बाजार में दाल की कीमतों में बढ़ोतरी हमें बाजार में दिखाई देने लगी। तो इस बार मानसून का मिजाज थोड़ा चौंकाने वाला भी और चिंता पैदा करने वाला भी है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल, जिसको आप 7 बजे यूट्यूब पर देख रहे हैं। लेकिन एक जानकारी ये है कि अगर आप इसको थोड़ा पहले देखना चाहते हैं तो मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो मनी सेंट्रल हो, चाहे वो इकोनॉमिकम हो, चाहे वो किस्सों के सिक्के हो, ये सारे प्रोग्राम यूट्यूब से पहले प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा मनी 9 के मोबाइल ऐप पर। सर, हफ्ते भर के मनी सेंट्रल तो हो गए, लेकिन इकोनॉमिकम नहीं बताया आपने, विस्तार से बताइए किस पर है इकोनॉमिकम और इस बार किस्सों के सिक्के किस पर है। इस बार का इकोनॉमिकम शुभम खास है। इस बार के इकोनॉमिकम में हम तकनीकी टेक शेयर्स में क्या हो रहा है, भारत में स्टार्टअप्स में नौकरियां क्यों जा रही हैं, अमेरिका में स्टार्टअप्स बंद क्यों हो रहे हैं, कई सारी क्रिप्टो की कंपनियां बैंक्रप्सी क्यों फाइल कर रही हैं, नेस्डेक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दे रही कि लोगों को .com बबल के दिन याद आ रहे हैं। हमें गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के टेक मार्केट में, टेक स्टॉक्स में हो क्या रहा है और आखिर ये संकट कितना गहरा है। क्या कहीं .com बबल जैसी परिस्थिति तो नहीं है? कुछ हद तक उसके संकेत बाजार में उपलब्ध हैं। क्या हुआ है टेक कंपनियों के साथ पिछले 7-8 साल में, 10 साल में दुनिया का टेक बाजार कैसे बदला है? एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा कारोबार जहां यह माना जाता था कि सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, वहां एक कैसी नई चुनौती आकर खड़ी हो गई है। उसके एक इशारा आज हमने आपको मेटा के, फेसबुक के, गूगल के नतीजों में गिरावट के तौर पर दिया है। और क्रिप्टो का बबल टूटना या क्रिप्टो का संकट हमारे सामने है। ये इस बार का हमारा आज का इकोनॉमिकम है। गहराई से हमने इसे समझने की कोशिश की है, हम आप जान पाएंगे। किस्सों के सिक्के में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे ब्रिटेन और यूरोप में बैंक डूबने के कारण अमेरिका की आज़ादी का रास्ता खुल गया। समझिए, दिलचस्प किस्सा ये कि जब बैंक डूबे तो उसके साथ अटलांटिक के उस पार अमेरिका में ब्रिटिश राज डूबने की भी शुरुआत हो गई। और कर्ज संकट कैसे दुनिया के इतिहास बदल देते हैं, उनमें ये कर्ज संकट जिसके बारे में सबसे कम बातें या कम जानकारियां होती हैं, उसके बारे में इस बार किस्सों के सिक्के में आपको बताएंगे। लेकिन आप मनी 9 का ऐप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये सब वहां पर आपको पहले मिलेगा और बेहतर ढंग से मिलेगा। बिल्कुल। तो आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। अगली मुलाकात आपसे होगी रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम में, और मनी सेंट्रल में सोमवार को शाम 7 बजे। नमस्कार। का तमाम ये कमो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप